Hello everyone, welcome to my YouTube channel CIV. My name is Sakshi. I am UGC NET qualified and currently working as an assistant professor. आज का हमारा टॉपिक है रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि मैम ये रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, इसको क्यों पढ़ना जरूरी है। तो कोई भी व्यक्ति दो जगह से इनकम कमाता है, या तो वो इंडिया के अंदर रहकर अपनी इनकम को अर्न करता है या फिर वो अपनी इनकम को इंडिया के बाहर यानी कि फॉरेन से अपनी इनकम कमाता है। तो उसके लिए क्वेश्चन ये है कि उसे कौन सी इनकम के ऊपर टैक्स देना है। क्या उसे सिर्फ इंडियन इनकम के ऊपर टैक्स देना है या फिर जो इनकम उसने फॉरेन से कमाई है उस इनकम के ऊपर भी उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो यही जानने के लिए हमें अपना रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ना होता है। रेजिडेंशियल स्टेटस हमें बताता है कि आपको इंडिया की इनकम के ऊपर टैक्स देना है, आउटसाइड इंडिया की इनकम के ऊपर टैक्स देना है, या फिर आपको दोनों तरह की इनकम के ऊपर आपको टैक्स देना है। अब बात आती है कि मैम ये जो रेजिडेंशियल स्टेटस है इसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए हमें प्रीवियस ईयर में स्टे पीरियड जानना जरूरी है कि हम पिछले साल कितने दिन इंडिया में रुके हैं। उससे हमें अपना रेजिडेंशियल स्टेटस जानने में हेल्प मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस और मेरा सिटीजनशिप अलग अलग है। ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति इंडिया का सिटीजन है लेकिन वो रेजिडेंस ना हो, और ये भी हो सकता है कि जो व्यक्ति रेजिडेंस है वो इस कंट्री का सिटीजन ना हो। तो ये भी हो सकता है कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा देशों का रेजिडेंट हो, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा देशों का सिटीजन हो। इसी तरीके से जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो हमारा हर साल चेंज होता रहता है, लेकिन जो सिटीजनशिप है वो मेरी हर साल चेंज नहीं होती है। यही इनमें मेन डिफरेंस भी है। फर्स्ट डिफरेंस लिखा है कि जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो हर साल चेंज होता है, ईयर टू ईयर चेंज होता रहता है, लेकिन जो मेरा सिटीजनशिप है वो मेरा हर साल चेंज नहीं होता। उसके बाद है कि मेरा जो रेजिडेंट है वो एक से ज्यादा कंट्री का भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई एक व्यक्ति एक से ज्यादा देशों का सिटीजन हो। तो उसके बाद हम देखेंगे कि मेरा जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो कितने टाइप्स का है। रेजिडेंशियल स्टेटस मेरा तीन तरीके का है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडनरी बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और थर्ड है मेरा नॉन रेजिडेंट। हमने इनकम टैक्स के अंदर देखा था कि पर्सन क्या होता है। पर्सन की डेफिनेशन क्या है। इनकम टैक्स सिर्फ एक इंडिविजुअल को ही पर्सन नहीं मानता, इनकम टैक्स हर उसको पर्सन मानता है जो कि अपनी इनकम कमाता है। उसमें हमने देखा इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, एओपी, बीओआई, फर्म्स, लोकल अथॉरिटी, इन सब को इनकम टैक्स ने क्या माना, पर्सन की डेफिनेशन के अंदर लेके आए। अब इन सब का रेजिडेंशियल स्टेटस हमें काउंट करना है और देखना है कि इन्हें कौन सी इनकम के ऊपर टैक्स देना है। लेकिन ये बात ध्यान रहे सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के ही ये तीन स्टेटस होते हैं, अदरवाइज बाकी सब के दो ही स्टेटस है, या तो वो रेजिडेंट होंगे और या तो वो नॉन रेजिडेंट होंगे। इसी को आगे हम डायग्राम की हेल्प से देखेंगे कि क्या है। देखिए यहाँ डायग्राम की हेल्प से बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो रेजिडेंट्स है, रेजिडेंशियल स्टेटस जानने के लिए हमें पर्सन देखना है कि वो इंडिविजुअल या एचयूएफ है या फिर फर्म, एओपी, बीओआई या फिर कंपनी एटसेट्रा है। इंडिविजुअल के यहाँ तीन हमें स्टेटस जानने को मिल रहे, आर ओ आर यानी कि रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, आर एन ओ आर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और थर्ड है मेरा नॉन रेजिडेंट। इसी तरीके से फर्म के अंदर दो ही होते हैं, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। इन सब के सिर्फ दो स्टेटस है, या तो वो रेजिडेंट होंगे या तो वो नॉन रेजिडेंट। यहाँ ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी क्या होता है, लेकिन अभी आगे हम वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ जान लीजिए कि इंडिविजुअल और एचयूएफ के तीन स्टेटस है, या तो वो आर ओ आर होंगे या आर एन ओ आर होंगे और या फिर वो नॉन रेजिडेंट होंगे। यहाँ हमें एक और चीज नई देखने को मिली है कि डीम्ड रेजिडेंट, ऐसा रेजिडेंट जो इंडिया का है तो नहीं लेकिन माना गया है कि वो इंडिया का ही रेजिडेंट है, और उसकी हमेशा कैटेगरी होती है आर एन ओ आर, वो हमेशा हमारा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कैटेगरी में ही आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को रेजिडेंस कैसे बनना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मेरा इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल के पास पहले हम ये देखेंगे कि वो रेजिडेंट है या फिर वो मेरा नॉन रेजिडेंट है। रेजिडेंट बनने के लिए
उसके पास दो बेसिक कंडीशंस होती है। उन दो बेसिक कंडीशन में से उसको कोई भी एक पूरी करनी है। अगर वो किसी एक कंडीशन को भी फुलफिल कर देता है तो वो रेजिडेंट बन जाता है, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट बनेगा। अब अगर व्यक्ति ने दोनों में से किसी एक को पूरा कर दिया तो वो रेजिडेंट बना। अब रेजिडेंट बनने के बाद फिर आगे चेक करेंगे वो ROR है या फिर वो RNOR है। अब ये चेक करने के लिए आगे हमारे पास दो और कंडीशन आएगी जिसको हम 2 एडिशनल कंडीशंस बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति दोनों की दोनों फुलफिल करता है तो वो ROR बनता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति दोनों में से या तो कोई एक कंडीशन फुलफिल करता है या तो फिर वो एक को भी फुलफिल नहीं करता, उस केस में वो मेरा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा। ROR बनने के लिए दोनों एडिशनल कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारी बेसिक कंडीशन क्या है जिससे हम रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का पता लगाएंगे। यहाँ हमारे पास दो बेसिक कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन है कि आपको 182 डेज इंडिया के अंदर स्टे करना है प्रीवियस ईयर में। अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता कि प्रीवियस ईयर क्या है और असेसमेंट ईयर क्या है तो चैनल पर ऑलरेडी वीडियो डली हुई है, मैं लिंक भी नीचे दे दूंगी, आप उसको जाके चेक कर लीजिए। किसी भी व्यक्ति के लिए रेजिडेंट बनने के लिए फर्स्ट बेसिक कंडीशन है कि उसको प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा के लिए इंडिया में स्टे करना है। 182 डेज और मोर उसको इंडिया में क्या करना पड़ेगा, स्टे करना पड़ेगा, तभी वो मेरा इंडियन रेजिडेंट बन पाएगा। उसके अलावा अगर वो किसी कंडीशन में 182 दिन इंडिया के अंदर नहीं रुक पाता है तो हमारे पास एक और कंडीशन है कि वो पिछले साल में 60 दिन इंडिया के अंदर रुक जाए लेकिन उससे पिछले 4 सालों में 365 दिन इंडिया के अंदर रुके। इस कंडीशन को मैं अच्छे से समझाती हूँ। देखिए ये कंडीशन क्या बोलती है कि आपको प्रीवियस ईयर में 182 दिन इंडिया में रुकना है या फिर उससे ज्यादा, 182 डेज एंड मोर की ये बातें करता है। लेकिन जो सेकंड कंडीशन है वो बोलती है कि आप प्रीवियस ईयर में तो 60 दिन रुक जाइए और उससे ज्यादा 60 डेज एंड मोर। अगर आप 182 डेज से कम रुके हैं तो 60 डेज एंड मोर होना चाहिए और उससे पिछले 4 सालों में प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में आपका 365 डेज होना चाहिए। यानी कि यहाँ सेकंड कंडीशन के अंदर खुद दो कंडीशन है, 60 डेज एंड मोर और 4 सालों के अंदर 365 दिन। इसको आगे हम एक डायग्राम की हेल्प से भी समझते हैं। यहाँ देखिए एक टाइमलाइन गिवन है जिसमें कि 25-26 मेरा प्रीवियस ईयर है। उस प्रीवियस ईयर के अंदर 182 दिन इंडिया के अंदर रुका। देखिए दोनों में से एक पूरी करनी, या तो वो 182 दिन रुक जाते हैं तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई और वो रेजिडेंट बन गया। लेकिन अगर किसी कंडीशन में वो 182 दिन इंडिया के अंदर नहीं रुक पाता है तो हम उसकी दूसरी कंडीशन चेक करेंगे। दूसरी कंडीशन है कि वो प्रीवियस ईयर में 60 दिन रुका हो या उससे ज्यादा, 60 डेज एंड मोर वो इंडिया में रुका हो और उसके पीछे के 4 साल, ये मेरा प्रीवियस ईयर है और प्रीवियस ईयर को छोड़ के 24, 25, 23, 24, 22, 23 और 21, 22 ये जो पिछले 4 साल हैं, इन 4 सालों के अंदर 365 दिन वो इंडिया के अंदर रुका हो तो फिर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन के सेटिस्फाई होने पर वो मेरा रेजिडेंट बन जाएगा। यहाँ से हमें पता लगा या तो वो 182 डेज की कंडीशन को फुलफिल करता हो या फिर वो 60 डेज प्लस 365 डेज पूरा करता हो। ये जो 365 डेज है ये प्रीवियस ईयर से पिछले 4 सालों के अंदर होने चाहिए। अब उसके बाद है जो दो बातें ध्यान रखने की है, जो नोट करने की है, वो ये है कि ये जो पीरियड हमने बताया ये कॉन्टिन्यूस होना जरूरी नहीं है। इसका मतलब है कि ये जरूरी नहीं कि आप एक साथ 182 दिन इंडिया में रुके या फिर एक साथ 60 दिन के लिए इंडिया में रुके। ऐसा भी हो सकता है कि आप 2 दिन इंडिया के अंदर रुके, फिर आप बाहर चले गए, उसके बाद आप 6 महीने इंडिया के अंदर रुके, उसके बाद फिर आप बाहर चले गए, ये भी हो सकता है। बस टोटल मिला के इन टोटल पीरियड जो आपने इंडिया के अंदर स्टे किया उनको टोटल मिला के 182 दिन या 60 दिन से ज्यादा हो जाने चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हमेशा हर व्यक्ति का आने वाला दिन और जाने वाला दिन दोनों को काउंट किया जाएगा जब भी हम रेजिडेंशियल स्टेटस को कैलकुलेट करेंगे। आने वाला दिन और जाने वाला दोनों दिन को हम कैलकुलेट करेंगे। आइए हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि वो रेजिडेंट है या फिर नहीं है और हमें समझ भी आएगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि श्री रमेश हु वाज बोर्न एंड बॉट अप इन इंडिया
वो इंडिया में ही हुआ और इंडिया में ही उसका जन्म हुआ, इंडिया में ही पला बढ़ा। आगे उसे यूके में स्टडीज करनी थी तो वो 1 मार्च 2023 को इंडिया छोड़ के चला गया। अब वो 1 अक्टूबर 2024 को वापस आया है। उसका असेसमेंट ईयर 25-26 है। हमें उसका रेजिडेंशियल स्टेटस काउंट करना है। सबसे पहले असेसमेंट ईयर, अगर उसका जो मेरा असेसमेंट ईयर है अगर 25-26 है तो मेरा प्रीवियस ईयर क्या होगा? मेरा जो प्रीवियस ईयर होगा वो मेरा 2024-25 होगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि असेसमेंट ईयर से बिल्कुल पीछे वाला साल ही मेरा प्रीवियस ईयर होता है। अब प्रीवियस ईयर मेरा स्टार्ट कब हुआ? 1 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ और ये खत्म कब होगा? ये मेरा जो साल है ये मेरा खत्म होगा 31 मार्च 2025 को खत्म होगा। अब वो व्यक्ति वापिस इंडिया में आ गया है। कब आ गया है? 1 अक्टूबर 2024 को इंडिया के अंदर आ गया है। तो यानी कि ये वाला पीरियड है, ये वाला जो पीरियड है वो तो वो पूरा टाइम इंडिया में ही रुका है। तो हमें इस टाइम पीरियड के दिन कैलकुलेट करने हैं। अगर वो 182 दिन या फिर सेकंड कंडीशन को पूरा कर लेता है तो वो इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा। तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं कि वो रेजिडेंट है या फिर नहीं है। अक्टूबर के दिन हुए, अक्टूबर के जो दिन है 1 अक्टूबर से लेके 31 तक 31 डेज हुए। अक्टूबर के बाद नवंबर के 30 डेज, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फेब के 28 प्लस मेरा मार्च के 31 डेज। इन सबको अगर मैं कैलकुलेट करूंगी तो जो मेरे दिन बनते हैं वो है 182 डेज। अगर 182 डेज की कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर लेता है तो हमें कोई और चीज देखने की जरूरत ही नहीं है। हमें सेकंड कंडीशन पर जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें पता है हमारे पास 2 बेसिक कंडीशन है, उसमें से किसी एक को फुलफिल करना है। जब पहले वाली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो गई तो मैं सेकंड वाली कंडीशन को चेक नहीं करूंगी। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन जब दोनों में से एक को ही करना है तो पहले वाली हो गई तो ये क्या बन गया? व्यक्ति रेजिडेंट बन गया। अब आगे हमें देखना है कि इसकी एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई होगी या फिर नहीं होगी। अब ये रेजिडेंट तो है लेकिन ये ROR है या फिर RNOR है, ये हम नेक्स्ट आगे वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है जो मेरा ओम प्रकाश है। श्री ओम प्रकाश विजिट इंडिया फॉर 100 डेज इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। और वो ये कब से कर रहे? पिछले 10 सालों से श्री ओम प्रकाश 100 दिन के लिए हर साल फाइनेंशियल ईयर में आते हैं। तो आपको उसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है कि वो क्या है। क्या हम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। पहली कंडीशन है कि उसको 182 दिन इंडिया में रुकना पड़ेगा, 182 डेज और मोर। सेकंड मेरी बेसिक कंडीशन है 60 डेज प्लस 365 डेज। आपको इन दोनों में से देखना है कि वो कोई भी एक फुलफिल कर रहा हो। पहली बात, वो कब से आ रहा है? 10 सालों से 100 दिनों के लिए आ रहा है। तो वो एक साल में सिर्फ कितने दिन रुका? यानी कि वो 2024-25 में भी कितने दिन के लिए रुका? सिर्फ 100 दिन के लिए रुका। तो क्या ये 182 डेज वाली कंडीशन फुलफिल करी? नहीं। तो ये वाली कंडीशन तो उसने फुलफिल नहीं करी। अब हम सेकंड कंडीशन की ओर चलेंगे कि ये फुलफिल होगी कि नहीं होगी। देखिए 60 दिन, 100 दिन 60 से ज्यादा है तो 60 डेज वाली तो फुलफिल हो गई। अब हमें चेक करना है कि पिछले 4 सालों में क्या वो 365 डेज को पूरा करेगा या फिर नहीं। 24-25 में 100 दिन रुका, 60 वाली कंडीशन पूरी हो गई। अब आगे है मेरा पिछले 4 साल ले लीजिए, 2023-24, 22-23, 2021-22 और 2020-21। इन 4 सालों में आपको देखना है कि क्या ये 365 डेज से ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे। जब मैं इन चारों को कैलकुलेट करती हूँ तो ये कितने डेज होंगे? 400 डेज हो जाएंगे। यानी कि 60 डेज की जगह ये कितने दिन रुका? बल्कि 100 डेज रुका। यानी कि 60 डेज वाली कंडीशन भी इसने फुलफिल कर दी और 365 डेज की जगह 400 डेज रुका। तो यानी कि इसने ये वाली कंडीशन को भी फुलफिल कर दिया। अगर ये फर्स्ट कंडीशन को ना करके सेकंड कंडीशन को फुलफिल कर देता है तो भी ये क्या बन जाएगा? मेरा रेजिडेंट बन जाएगा। अब आगे हमें इसका भी देखना पड़ेगा कि ये मेरा ROR है या फिर ये RNOR है। अभी तक हमने देखा बेसिक कंडीशन को किस तरीके से चेक करना है और वो रेजिडेंट है या फिर वो नॉन रेजिडेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अब
आगे मेरे पास कुछ एक ऐसे एक्सेप्शंस है जिसमें मैं सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन को ही चेक करूंगी। जो सेकंड कंडीशन है 60 प्लस 365 डेज की, उसको मैं चेक नहीं करूंगी। मैं सिर्फ किसको चेक करूंगी, सिर्फ और सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन को चेक करूंगी। अगर ये फुलफिल होती है तो वो व्यक्ति रेजिडेंट बनेगा, अदरवाइज वो सीधा क्या बन जाएगा, मेरा नॉन रेजिडेंट। देखते हैं ऐसे कौन से एक्सेप्शन है। फर्स्ट एक्सेप्शन है, अगर कोई भी व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट पर्पज से इंडिया छोड़कर जाता है, कोई भी व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट पर्पज से इंडिया छोड़कर जाता है, या फिर दूसरा है कोई भी व्यक्ति इंडियन शिप का क्रू मेंबर है, इंडियन शिप का क्रू मेंबर है। देखिए जाने वाले व्यक्ति दो है, या तो वो इंडियन शिप का क्रू मेंबर है और इसलिए इंडिया छोड़ के जा रहा है, और दूसरा है अगर कोई इंडियन सिटीजन है और वो एम्प्लॉयमेंट पर्पज से इंडिया छोड़ के जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट पर्पज का मतलब है वहां उसको नौकरी मिल गई है और वहां जाकर उसको ज्वाइन करनी है। इन दो कारणों से अगर कोई इंडिया को छोड़कर जाता है तो वहां हम देखेंगे 182 डेज वाली कंडीशन को। अगर वो इंडिया के अंदर 182 डेज रुका है और उसके बाद इंडिया छोड़कर गया है तो वो क्या बन जाएगा, हमारा रेजिडेंट बन जाएगा, अदरवाइज वो क्या बनेगा, नॉन रेजिडेंट बनेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि सेकंड कंडीशन है कि कोई भी व्यक्ति इंडिया में आता है। अभी तो जाने वाले व्यक्तियों का देखा, अब आने वाले व्यक्तियों का देखेंगे। अगर वो इंडियन सिटीजन है या फिर वो इंडियन ओरिजिन है। मैम इंडियन सिटीजन तो हमें पता लग गया, लेकिन ये इंडियन ओरिजिन क्या है? इंडियन ओरिजिन का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जिसके मम्मी पापा दादा दादी यानी कि पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बोर्न हुए हैं, उनका जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है। अब अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब है इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जब ये सब एक थे तो इसमें अगर किसी का जन्म इंडिया में हुआ है तो वो इंडियन ओरिजिन माना जाएगा। और ये लोग जब इंडिया के अंदर आते हैं तो इनके लिए भी हम सिर्फ 182 डेज की कंडीशन को ही चेक करेंगे, 60 डेज वाली कंडीशन को चेक नहीं करेंगे। यहाँ तक बात आई समझ में? व्यक्ति अगर छोड़ के जाते तो दो पर्पज से छोड़ के जा रहे हैं, इंडियन शिप के क्रू मेंबर है या तो वो एम्प्लॉयमेंट पर्पज है, तो वो रेजिडेंट बन जाएंगे। उसकी हम सिर्फ एक कंडीशन चेक करेंगे। दूसरा, अगर वो इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन है और इंडिया के अंदर आते हैं घूमने के लिए या फिर किसी भी पर्पज से, उसके अंदर भी हम सिर्फ एक कंडीशन को चेक करेंगे, 182 डेज वाली कंडीशन को। लेकिन यहाँ एक और एक्सेप्शन है, इन दोनों का भी एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई व्यक्ति की इनकम, ये जो आने वाले व्यक्ति है, ये जो आने वाले व्यक्ति है और ये जो दोनों जाने वाले व्यक्ति है, इनमें से किसी की भी इनकम कितनी हुई, 15 लाख से ज्यादा होती है। इनमें से किसी की भी इनकम, जो टोटल इनकम है वो क्या है, ज्यादा है 15 लाख से, तो फिर हम यहाँ पर सेकंड कंडीशन को भी चेक करेंगे। सेकंड कंडीशन क्या थी मेरी, 60 डेज प्लस 365 डेज, और फर्स्ट कंडीशन क्या थी, 182 डेज और मोर। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की 15 लाख से इनकम ज्यादा है तो हम दोनों कंडीशन को देखेंगे। लेकिन यहाँ 60 की बजाय कितना आ जाएगा, 120, 60 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा 120 से, तो यहाँ दो कंडीशन बनी, 182 डेज और 120 प्लस 365 डेज की कंडीशन। उनके लिए चेक करेंगे अगर इंडिया में आने वाला व्यक्ति और जाने वाला व्यक्ति की टोटल इनकम क्या है, 15 लाख से ज्यादा है। चलिए देखते हैं इसको एक डायग्राम की हेल्प से। यहाँ मैंने एक टाइमलाइन बनाई हुई है, 2025-26 यहाँ पर प्रीवियस ईयर है। उस प्रीवियस ईयर के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति 182 दिन इंडिया के अंदर रुकता है तो वो इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा। लेकिन अगर वो किसी कारणवश 182 डेज नहीं रुक पाता है और उसकी इनकम, जो उसकी टोटल इनकम है वो क्या है, ज्यादा है 15 लाख से, तो उस केस में हम देखेंगे कि क्या वो पिछले साल 120 दिन रुका है। अगर वो 120 दिन रुका है तो हम चेक करेंगे कि पिछले 4 साल यानी कि प्रीवियस ईयर से पिछले 4 सालों में क्या वो 365 दिन भी इंडिया में रुका था। अगर ये दोनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो जाती है, इसकी जगह अगर ये दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है तो वो व्यक्ति क्या बन जाएगा, मेरा रेजिडेंट बन जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रहे, एक बात हमेशा आपको ध्यान रहे कि ये फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों में से आपको सिर्फ एक कंडीशन ही पूरी करनी है। यहाँ देखिए और है, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन आपको फुलफिल करनी है रेजिडेंट बनने के लिए। देखिए इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं। जो शिव कुमार है वो एक इंडियन सिटीजन है, वो इंडिया छोड़कर जाते हैं यूएसए में नौकरी करने के लिए। उन्होंने नौकरी करने के लिए कब छोड़ा है,
21 सितंबर 2024, 21 सितंबर 2024 को उन्होंने इंडिया छोड़ दिया। What will be his residential status for the assessment year 25-26? हमारा असेसमेंट ईयर अगर क्या है, असेसमेंट ईयर मेरा 2025-26 है, तो आप बताइए कि जो मेरा प्रीवियस ईयर होगा वो कौन सा होगा, 2024-25, बिल्कुल सही। अगर 24-25 है तो ये कब से स्टार्ट हुआ मेरा, 1/4/2024 से स्टार्ट हुआ और खत्म कब होगा ये मेरा, 31 मार्च 2025 को ये मेरा खत्म होगा। अब वो व्यक्ति इंडिया छोड़कर कब चला गया, वो व्यक्ति इंडिया छोड़कर चला गया 21 सितंबर 2024 को वो इंडिया छोड़कर चला गया। इसका मतलब क्या वो इतने टाइम पीरियड के लिए इंडिया में था, यस और नो? हाँ मैम, इतने टाइम पीरियड के लिए तो वो कहाँ था, इंडिया में था, लेकिन इस टाइम पीरियड में वो कहाँ चला गया, इंडिया से बाहर चला गया। तो जो इंडिया जितने टाइम पीरियड के लिए वो इंडिया में था उसका टाइम पीरियड हम काउंट करते हैं। अप्रैल के दिन हुए 30, अप्रैल के बाद मई 31, अप्रैल मई जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर के सिर्फ 21 डेज, क्योंकि सितंबर में वो चला गया। इन दिनों को आप कैलकुलेट करिए और देखिए कि ये कितने दिन आते हैं। ये आएंगे आपके 174 डेज। अगर ये 174 डेज आपके बनते हैं तो देखिए, पहली बात तो ये है कि वो एम्प्लॉयमेंट पर्पज से इंडिया छोड़ के जा रहा था, तो हम यहाँ सिर्फ एक ही बेसिक कंडीशन चेक करेंगे 182 डेज वाली। जो यहाँ सेकंड कंडीशन थी मेरी 60 + 365 डेज वाली, वो हमें चेक नहीं करनी थी, हमें चेक करनी थी सिर्फ 182 डेज और मोर। लेकिन वो इंडिया के अंदर कितने दिन रुका है वो व्यक्ति, सिर्फ 174 दिन, 174 डेज ही वो इंडिया में रुका है। तो क्या वो इंडिया का रेजिडेंट है या फिर नहीं, वो नॉन रेजिडेंट है। वो क्या है मेरा, नॉन रेजिडेंट। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि हमारी एडिशनल कंडीशन क्या होती है और डीम्ड रेजिडेंट क्या है। अब आगे हमारा है कि एडिशनल कंडीशंस क्या होती है। कभी भी एडिशनल कंडीशन है वो दो है हमारे पास और दोनों को सेटिस्फाई करना जरूरी है। सबसे पहले है कि पिछले 7 सालों में आप कितने दिन रुके हो, 730 दिन इंडिया में रुके हो, एटलीस्ट 730 डेज है यहाँ पर, उससे ज्यादा भी आप रुक सकते हो। अब ये 7 साल कौन से है, ये प्रीसीडिंग, जैसे वहां प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर था, ऐसे ही यहाँ प्रीसीडिंग 7 है, यानी कि 2025-26 तो मेरा क्या हुआ, प्रीवियस ईयर हुआ। 2025-26 मेरा प्रीवियस ईयर है, इसको छोड़कर पिछले 7 साल 1 2 3 4 5 6 और एक और आएगा मेरा 2000, यहाँ मैं लिख देती हूँ 2018-19, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7, इन 7 सालों के अंदर ये वाला भी है, ठीक है। इन 7 सालों के अंदर मेरा कितने होने चाहिए, 730 दिन। इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना, ये तो मेरा प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर के पिछले 7 सालों में देखना है कि अगर वो 730 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रुकता है तो उसकी एक एडिशनल कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। जब उसकी एक एडिशनल कंडीशन ये वाली फुलफिल हो जाती है तो हम उसकी सेकंड कंडीशन देखेंगे कि प्रीवियस ईयर को छोड़कर उसके पिछले 10 सालों के अंदर वो कितने साल, 2 साल क्या रहा हो, मेरा रेजिडेंट रहा हो। यानी कि देखिए 7 साल तो हो गए थे, 3 साल और कैलकुलेट कर देते हैं, यहाँ मेरा आएगा 17-18, मेरा 2016-17 और 2015-16, यानी कि 2015-16 से लेकर 2024-25 तक वो व्यक्ति किन्हीं भी 2 साल के अंदर मेरा रेजिडेंट रहा हो। अब रेजिडेंट रहने के लिए क्या चाहिए, वही 2 बेसिक कंडीशन चाहिए हमें, यानी कि उन 2 बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन उसने पिछले 10 सालों में 2 बार क्या की हो, फुलफिल करी हो, तो वो व्यक्ति क्या बन जाएगा, मेरा रेजिडेंट बन जाएगा। और अगर वो रेजिडेंट बन जाता है तो मेरी सेकंड एडिशनल कंडीशन भी पूरी हो जाएगी। और यहाँ ये बात ध्यान रहे कि यहाँ एंड है, यानी कि आपको दोनों कंडीशंस क्या करनी है, सेटिस्फाई करनी है, तभी वो व्यक्ति क्या बन जाएगा, मेरा ROR बन जाएगा। ये एडिशनल कंडीशन हम चेक ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम क्या थे, सिर्फ हम रेजिडेंट थे। अभी हमें चेक करना था कि हम ROR है या फिर हम RNOR है। इसका मतलब क्या है मैम, इसका मतलब है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और सेकंड है इसका मतलब रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। आई बात समझ में।
ये दो एडिशनल कंडीशन है, दोनों को अगर कोई व्यक्ति फुलफिल कर लेता है, दोनों को, तो वो ROR बन जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो दो में से किसी एक को फुलफिल करेगा या फिर एक को भी नहीं करेगा, तो उस केस में वो क्या बन जाएगा, RNOR। आई यहाँ तक बात समझ? चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है कि श्री रमेश जो कि इंडिया में ही पले बड़े थे, अभी ये एग्जाम्पल हमने पहले भी किया था, वो इंडिया में फर्दर स्टडीज के लिए 1 मार्च 2023 को छोड़कर चले गए थे और 1 अक्टूबर 2024 को वो इंडिया में वापस आ गए थे। हमने इनके दिन कैलकुलेट करे थे तो ये 182 डेज थे। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हमने यही किया था और इनको हमने क्या बना दिया था, रेजिडेंट बना दिया था। अब हम चेक करेंगे कि ये मेरे ROR है या फिर ये मेरे RNOR है। इसके लिए मेरे पास दो एडिशनल कंडीशंस है कि नहीं है मेरे पास 2 एडिशनल कंडीशंस, बिल्कुल है। पहली कंडीशन कौन सी है, पहली हम चेक करेंगे 730 डेज। कितने सालों में चेक करेंगे, पिछले 7 सालों में, 7 प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर्स, ठीक है। पिछले 7 प्रीवियस ईयर में अगर वो 730 दिन इंडिया में रुकता है तो उसकी एक एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और सेकंड क्या है कि वो किसी भी 2 साल में, पिछले 10 सालों में से 2 बार क्या रहा हो, 2 टाइम, किसी भी 2 सालों में वो क्या रहा हो, रेजिडेंट रहा हो। यानी कि उसने किन्हीं भी 2 सालों में जो बेसिक कंडीशन थी, बेसिक कंडीशन मेरी 2 थी, एक 182 दिन वाली, दूसरी मेरी 60 + 365 दिन वाली। इन दोनों में से किसी भी कंडीशन को 2 बार पूरा किया हो पिछले 10 सालों के अंदर, तो वो व्यक्ति क्या बन जाएगा, मेरा ROR बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं। वीडियो को पॉज करके पहले आप चेक करने की कोशिश करना, उसके बाद आप वीडियो को कंटिन्यू कर देना। देखिए 182 डेज वो इंडिया में रुका। अब मेरा जो प्रीवियस ईयर है वो कौन सा है, मेरा असेसमेंट ईयर यहाँ क्या लिख रखा है, 25-26, तो मेरा प्रीवियस ईयर क्या होगा, 24-25। अब इससे पीछे के 7 साल देखने, इस ईयर को नहीं देखना, ये कौन सा था, ये मेरा प्रीवियस ईयर है। उसके पीछे के 7 साल देखने, चलिए देखते हैं पीछे के 7 साल कितने होंगे, 2023-24, 22-23, 21-22, 20-21, मेरा 19-20, 18-19, 1 2 3 4 5 6 और एक और आएगा 17-18। ये 7 साल हो गए। इन 7 सालों के अंदर आपको चेक करना है। देखिए वो इंडिया में था 2023-24 में, क्या वो इंडिया में था, 23-24 कब शुरू हुआ, 1/4/23 से शुरू हुआ और कब तक रहा, 31/3/2024 तक रहा ये वाला साल। लेकिन इस पूरे साल में वो तो इंडिया से बाहर था, क्योंकि वो कब चला गया था, 1 मार्च को ही चला गया था और ये साल ही कब शुरू हुआ, 1 अप्रैल को शुरू हुआ। तो यानी कि इस ईयर में तो वो क्या था, मेरा नॉन रेजिडेंट था, ठीक है। अब देखते हैं 22-23 में वो इंडिया में कितने दिन रुका है। 22-23 में वो पूरा ही साल इंडिया में रुका है, सिर्फ 1 मार्च के अंदर इंडिया में नहीं रुका। तो क्या वो इस साल रेजिडेंट था, बिल्कुल था। क्या उसने ये 182 दिन वाली कंडीशन फुलफिल करी, बिल्कुल कर ली। तो वो इंडिया में कितने दिन के लिए रुका, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो 22-23 के अंदर 334 डेज इंडिया के अंदर वो रुका है। अब 21-22 के अंदर तो पूरा ही साल वो इंडिया के अंदर था, उससे पहले वो कभी इंडिया छोड़कर बाहर गया ही नहीं। तो इन सालों में क्या था, वो इंडिया के अंदर ही था। अब इंडिया के अंदर ही था तो क्या वो रेजिडेंट था, वो बिल्कुल यहाँ भी रेजिडेंट था। कितने दिन इंडिया के अंदर रुका है, वो 365 डेज इंडिया के अंदर रुका। यहाँ था वो रेजिडेंट, यहाँ भी था वो रेजिडेंट। कितने दिन इंडिया के अंदर रुका, यहाँ भी 365 डेज। इसी तरीके से सब जगह क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा कि वो रेजिडेंट भी था और वो 365 डेज इंडिया में रुका भी है। अब चलिए अपनी एडिशनल कंडीशंस के ऊपर आते हैं। पहली कंडीशन थी कि उसे 730 दिन इंडिया के अंदर रुकना है। देखिए इस साल तो वो नहीं रुका, 334 + 365 + 365, इन्हीं सबको बाकियों को तो मैं ऐड भी नहीं करूंगी, सिर्फ इन तीनों को भी अगर मैं ऐड करती हूँ तो ये मेरा 1064 डेज आ जाएगा। तो यानी कि क्या ये 730 डेज से ज्यादा है कि नहीं है? तो यानी कि ये वाली कंडीशन तो मेरी सेटिस्फाई हो गई। अब मेरी सेकंड कंडीशन थी कि पिछले 10 सालों में 2 साल वो 2 बार वो रेजिडेंट होना चाहिए।
वो देखिए 22-23 में और मेरा 21-22 के अंदर 2 बार रेजिडेंट बन गया। अभी हमें पिछले आगे के 3 साल तो जाने की जरूरत ही नहीं है, जो वो पहले ही रेजिडेंट बन गया है तो उसने ये वाली कंडीशन भी पूरी कर दी। तो अगर वो दोनों एडिशनल कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तब ये व्यक्ति कौन सा रेजिडेंट होगा? ये व्यक्ति होगा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ROR। आई बात समझ में? अगर समझ में नहीं आई है तो दोबारा से वीडियो को स्टॉप करके समझने की कोशिश करो, पीछे जाके एक बार चेक करो, एडिशनल कंडीशंस को देखो और दोबारा से क्वेश्चन को ट्राई करो। आगे है मेरा, अब है मेरा डीम्ड रेजिडेंट। अब नेक्स्ट केस आता है कि डीम्ड रेजिडेंट क्या होता है मैम और ये किससे बोलते हैं। देखिए अभी तक हमने देखा कि कौन कौन व्यक्ति मेरा रेजिडेंट है, कौन मेरा नॉन रेजिडेंट है। अब ऐसे रेजिडेंट की बात करते हैं हम जो कि मेरा रेजिडेंट है तो नहीं, लेकिन हम उसे रेजिडेंट मान लेते हैं। डीम्ड का मतलब क्या है? माना गया। अब ऐसे कौन से व्यक्ति हैं मैम कि उसे हम रेजिडेंट मान लेते हैं? देखिए अगर कोई भी इंडियन सिटीजन है, यहाँ पहली बात है इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन नहीं, सिर्फ इंडियन सिटीजन। अगर कोई इंडियन सिटीजन है और उसकी इंडियन इनकम, कौन सी इनकम? सिर्फ इंडियन इनकम, टोटल इनकम में अदर देन फॉरेन इनकम का मतलब है उसकी इंडियन इनकम। अगर कोई इंडियन सिटीजन है और उसकी फॉरेन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति, पहली बात तो वो क्या हो? मेरा सिटीजन हो। दूसरी बात, उसकी जो इंडियन टोटल इनकम है वो क्या हो? ज्यादा हो 15 लाख से। और दूसरी बात है कि वो और वो किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी कंट्री, देश की, विश्व की किसी भी कंट्री के अंदर वो टैक्स नहीं देता। ठीक है, वो किसी भी वजह से, कोई भी कारण हो सकता है कि वो दूसरी किसी कंट्री के अंदर टैक्स नहीं देता। अगर वो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि हम आपको रेजिडेंट बनाएंगे, आप हमारे रेजिडेंट है। रेजिडेंट होने का मतलब है कि आपको हमारे यहाँ क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। आई बात समझ? दो बातें हैं, इंडियन सिटीजन हो, पहली बात। दूसरी बात है इंडियन सिटीजन के साथ उसकी इनकम कितनी हो? 15 लाख से ज्यादा हो। तीसरी बात है कि वो इंडिया के अलावा किसी और देश में, इंडिया के अलावा वो किसी और देश के अंदर टैक्स नहीं भरता। अगर ये सब बातें सेटिस्फाई होती है तो वो क्या बन जाएगा? इंडिया का डीम्ड रेजिडेंट बन जाएगा। ये बात ध्यान रहे कि यहाँ पर इंडियन सिटीजन है, इंडियन ओरिजिन नहीं है। इंडियन ओरिजिन कभी भी डीम्ड रेजिडेंट नहीं बन सकता। आई बात समझ? दूसरी बात है कि जो हमने बेसिक कंडीशन देखी थी वो बेसिक कंडीशन यहाँ अप्लाई नहीं होगी। आई बात समझ? बेसिक कंडीशन हमें चेक नहीं करना। जब मेरी एक भी बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं होती, ना वो 60 दिन रुका, ना वो 182 दिन रुका, ना वो 120 दिन वाली कैटेगरी में आता है, तो उस केस में मैं चेक करती हूँ कि क्या ये व्यक्ति इंडियन सिटीजन है, क्या ये व्यक्ति किसी और देश में टैक्स नहीं देता, तो इसको हम डीम्ड रेजिडेंट मान लेते हैं। ठीक, अब इसके कुछ नोट्स है। नोट यानी कि कुछ एक बातें जो ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये है कि यहाँ एन इंडिविजुअल हु इज नॉट एन सिटीजन, यहाँ देखिए हमने बोला है, मैंने 2-3 बार बता लिया कि इंडियन ओरिजिन की बात नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करनी है? इंडियन सिटीजन की। दूसरी बात है स्टे इन इंडिया इज नॉट नेसेसरी फॉर बीइंग अ डीम्ड रेजिडेंट, यानी कि जो बेसिक कंडीशन हमने चेक करी थी 60 + 365 डेज और सेकंड थी मेरी 182 डेज, वो वाली कंडीशन को अगर वो फुलफिल नहीं करता है तो भी वो क्या बन जाएगा? मेरा डीम्ड रेजिडेंट बन सकता है। और तीसरी है कि जो मेरा डीम्ड रेजिडेंट है वो हमेशा उसका स्टेटस क्या रहेगा? मेरा RNOR, उसका स्टेटस हमेशा क्या रहेगा? मेरा RONOR ही रहेगा। वो कभी भी ROR नहीं बन सकता। ये हमेशा क्या रहेगा? मेरा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। आई बात यहाँ तक समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं कि नॉन रेजिडेंट कौन होता है। सिंपल सी बात है, जिस व्यक्ति ने कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी है वो व्यक्ति क्या होगा? वो व्यक्ति नॉन रेजिडेंट होगा। सिंपल, यही बात यहाँ लिखी हुई है कि ऐसा व्यक्ति जो एक भी बेसिक कंडीशन फुलफिल ही नहीं करता है, उस केस में एडिशनल कंडीशन तो चेक करना इरेलीवेंट है, क्योंकि हम वहीं बता देते थे कि अगर वो बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, अगर वो बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो क्या बन जाएगा? रेजिडेंट। अदरवाइज वो क्या बन जाता था? नॉन रेजिडेंट। उसके लिए हम एडिशनल कंडीशन चेक करते ही नहीं है। देखिए इसका
भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। श्री अमिताभ बच्चन एंड इंडियन सिटीजन, एक इंडियन सिटीजन है जो कि अमेरिका गए 1 अप्रैल 2024 को। किस काम के लिए गए हैं? फिल्म शूटिंग के लिए। बीमार होने की वजह से उनको वहीं रुकना पड़ा शूटिंग के बाद, और वो इंडिया कब वापस आए? 25 सितंबर 2024 को इंडिया वापस आए। दोबारा से उन्हें इंडिया छोड़कर जाना पड़ा 8 दिसंबर 2024 को, और फिर वो वापस आए 15 फरवरी 2025 को। अब हमें चेक करना है कि उनका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। अभी आपने बेसिक कंडीशन पढ़ ली, आपने एडिशनल कंडीशंस भी पढ़ ली। आप खुद ट्राई कीजिए कि ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि नहीं, अदरवाइज मैं तो हूं ही करवाने के लिए। आप वीडियो कंटिन्यू कीजिए, देखते हैं कि ये क्या है। सबसे पहली बात, मेरा यहाँ क्या है, जो मेरा असेसमेंट ईयर है वो मेरा कौन सा है? 2025-26। यहाँ मेरा प्रीवियस ईयर क्या है? 2024-25, बिल्कुल सही। उसके बाद जो मेरा 24-25 है वो मेरा शुरू कब हुआ? 1 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ। खत्म कब होगा ये वाला साल मेरा? ये वाला साल मेरा खत्म होगा 31/3/2025 को खत्म होगा। अब हम देखते हैं कि वो इंडिया में कब तक थे, कब इंडिया से बाहर आए। वो 1/4 को बाहर गए थे और कब वापस आए हैं? 25/9/2024 को वो इंडिया में वापस आए। ठीक है, अब वो 8 दिसंबर तक इंडिया में ही रुके, है ना। 8 दिसंबर तक वो कहाँ रुके? इंडिया के अंदर रुके। फिर वो बाहर चले गए, और अब वो वापस कब आए? 15 फेब को वो वापस आए। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि वो इंडिया में कितने दिन रुके हैं। देखिए, ये वाला टाइम पीरियड, वो पूरा टाइम पीरियड कहाँ थे? इंडिया के अंदर थे, बिल्कुल सही। उसके बाद है ये वाला टाइम पीरियड भी वो कहाँ थे? इंडिया के अंदर थे। बाकी सारा टाइम पीरियड वो कहाँ थे? इंडिया के बाहर थे। तो ये वाला, ये और ये, इनका हमें टाइम चेक करना है। अब आप एक बार अगर क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें तो यहाँ क्या है? वो फिल्म शूटिंग के लिए बाहर गए हैं। अगर वो फिल्म शूटिंग के लिए बाहर गए हैं तो हमारे पास 2 बेसिक कंडीशन थी। फिल्म शूटिंग किस में आएगा? एम्प्लॉयमेंट पर्पज से आ जाएगा। अगर वो एम्प्लॉयमेंट पर्पज से आएगा तो ये तो मेरा एक्सेप्शन था कि यहाँ मैं सिर्फ कौन सी कंडीशन चेक करूंगी? सिर्फ एक कंडीशन चेक करूंगी। तो मुझे रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए पहले मेरे पास क्या आएगी? बेसिक कंडीशन है। बेसिक कंडीशन के अंदर अब मुझे चेक ही कितनी कंडीशन करनी है? सिर्फ एक कंडीशन ही चेक करनी है, 182 डेज वाली। सेकंड कंडीशन में चेक नहीं करूंगी, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी किस चीज के लिए बाहर गए हैं? एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर गए हैं। आई बात यहाँ तक समझ? अब हमें देखना है ये और ये जो टाइम पीरियड है, क्या ये मिला के 182 डेज बनता है या फिर नहीं। अगर बनता है तो वो रेजिडेंट होंगे, अदरवाइज वो क्या बन जाएंगे? मेरे नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे। चलिए देखते हैं। वो 25 तारीख को गए हैं, यानी कि वो इंडिया में कितने दिन तक रुके? 25 तारीख को तो वो वापिस आए हैं, तो वो इंडिया में कितने दिन तक रुके हैं? इंडिया में उनका सितंबर के अंदर उनके 6 दिन तक रुके हैं। उसके बाद अक्टूबर में रुके पूरा 31 डेज, नवंबर में 30 डेज, दिसंबर के 31 डेज, दिसंबर में 8 दिसंबर को वापस चले गए। ठीक है, तो दिसंबर के कितने दिन हुए? 8 दिन हुए। ठीक है, अब फिर यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। वो इंडिया में 15 तारीख को वापस आए, 15 फरवरी को, तो वो इंडिया में कितने दिन तक रुके? फरवरी के अंदर 14 दिन तक रुके इंडिया के अंदर। आप कैलकुलेट करोगे 15 से लेके 28 तक, तो मेरा 14 बनेगा, और प्लस वो मार्च में भी रुके 31 डेज। इन सबको आप कैलकुलेट कर लीजिए कि कितने दिन बनेगा। जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो आएगा मेरा 120 डेज। अब यानी कि वो इंडिया में कितने दिन तक रुके हैं? 120 डेज तक इंडिया के अंदर रुके। लेकिन हमारी कंडीशन तो कितने डेज की डिमांड कर रही थी? 182 डेज एटलीस्ट डिमांड कर रही थी। वो रुके 120 डेज, तो क्या उनकी कंडीशन फुलफिल हुई? नहीं। तो वो क्या बन गए मेरे? रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट? वो मेरे बन गए नॉन रेजिडेंट। ठीक है, क्योंकि उनको सिर्फ एक ही कंडीशन दी गई थी सेटिस्फाई करने के लिए, वो थी 182 डेज वाली। सेकंड क्यों नहीं दी मैम? क्योंकि इसलिए नहीं दी क्योंकि वो एक्सेप्शन में आ रहा था, वो एम्प्लॉयमेंट पर्पज से इंडिया से बाहर गए थे, इस वजह से हम सेकंड कंडीशन उनकी चेक नहीं करेंगे। लेकिन मैम इनकी इनकम तो 15 लाख से ज्यादा होगी। इनकी इनकम तो क्या होगी? 15 लाख से ज्यादा होगी।
तो क्या ये 15 लाख से ज्यादा अगर इनकी इनकम है तो हमें 120 डेज प्लस 365 डेज वाली कंडीशन चेक करनी चाहिए थी। देखिए बच्चे, पहली बात तो हमें पिछले सालों के बारे में कुछ नहीं बताया गया कि उनका प्रीवियस जो प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर थे उनमें वो 365 दिन इंडिया के अंदर रुका या फिर नहीं रुका, इसलिए हमने सेकंड कंडीशन को, इस वाली कंडीशन को चेक नहीं किया। दूसरी बात ये है कि जो 120 दिन है वो किसके लिए है कि जिनकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें पता है अमिताभ बच्चन जी की जरूर से भी जरूर इनकम 15 लाख से ज्यादा ही होगी, लेकिन क्या आपको क्वेश्चन के अंदर इनकम के बारे में बता रखा है? नहीं बता रखा। तो अपने आप से आपको कुछ भी अज्यूम नहीं करना। अगर क्वेश्चन ने ना तो आपको क्वेश्चन ने बताया कि 15 लाख से ज्यादा उनकी इनकम है, ना ही आपको क्वेश्चन ने ये बताया कि जो उनकी पिछले 4 सालों में जो 4 प्रीसीडिंग ईयर्स थे उनमें वो कितने दिन तक इंडिया में रुके, तो इस वजह से ये वाली कंडीशन हमारे लिए इरेलीवेंट हो जाती है। ये सिर्फ एक एजम्पशन के बेसिस पे हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन बनी थी 182 डेज की, और वो इन्होंने सेटिस्फाई नहीं करी, तो जिस वजह से अब ये क्या बन जाएंगे, मेरे इंडिया के नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको वीडियो समझ आई, वीडियो आपको पसंद आई, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे, हैव अ फ्रूटफुल डे।